discuss about vapor pressure, हेनरी लॉज, राउल्फ लॉज। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सोलूशन के बारे में, मतलब सोलूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन में आप नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस और परसेंटेज कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm पार्ट पर मिलियन, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको हेनरी लॉ मिलेगा, फिर आपको राउल्फ लॉ मिलने वाले हैं, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर देखते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर नाम से ही क्लियर है, प्रेशर ऑफ वेपर। तो जो वेपर का प्रेशर होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसी का नाम क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर क्या है? सरफेस फिनोमेना। जब भी सरफेस कि जो मालिक्यूल वाटर के मालिक्यूल होंगे वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और वही वेपर क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करता है वाटर सरफेस पे, उसी का नाम क्या होता है? वाटर प्रेशर। वो नाम होता है वेपर प्रेशर। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बीकर है और ये वाटर है, और ये याद रखिएगा ये क्या है? वेपर है। ये वेपर है, ये वाटर है, याद रखिएगा। ये वेपर की फॉर्मेशन और ये अपोजिट रिएक्शन वाटर की फॉर्मेशन। तो वेपर फॉर्मेशन की रिएक्शन का क्या नाम है? वेपराइजेशन। और वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन का नाम क्या है? कंडेंसेशन। ये वेपराइजेशन। ये दोनों जो अपोजिट रिएक्शन हो रहे हैं, जब इन दोनों अपोजिट रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा? इक्विलिब्रियम। तो व्हेन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज equal to rate of formation of water, then this condition is known as इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन का क्या नाम होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ये बहुत आसान है। जिस रेट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जब वेपर वाटर में उसी रेट से कन्वर्ट हो जाए तो उस कंडीशन का क्या नाम होगा? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होगी रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगी तो उसका नाम इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर है, इसका जो भी प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल पे लगेगा उसी का नाम क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। इसको आप लिख सकते हैं वेपर प्रेशर exerted by vapor molecule on water surface at equilibrium is known as vapor pressure। ये कैसी फिनोमेना है सरफेस पे? तो ये क्या है? सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना। ये था हम लोगों ने पढ़ा वेपर प्रेशर। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिसका वेपर प्रेशर कम बनता है, कुछ ऐसे भी मालिक्यूल होते हैं जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो वेपर प्रेशर
कम किसका बनेगा? तो ऐसे मालिक्यूल जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, तो लेस वेपर बनेगा। और ऐसे मालिक्यूल जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा। तो अगर ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, कम वेपर बनेगा तो कम वेपर प्रेशर होगा। इसको भी देखते हैं। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई जो है इसमें ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, इसमें जो इंटरेक्शन है वो ए है। कंपोनेंट ए के बीच में जो इंटरेक्शन है ए मालिक्यूल है। अब ए मालिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecule is greater than less paper is formed। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें ए कंपोनेंट मिला हुआ है और उसमें ए मालिक्यूल है। अगर ए मालिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये इसके मालिक्यूल क्या होंगे? लेस स्कैप करेंगे। और अगर लेस स्कैप करेंगे तो वेपर कम होगा, और वेपर कम होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। ग्रेटर देन मालिक्यूल इज ग्रेटर देन लेस वेपर इज फॉर्म, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है? इसी का आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द मालिक्यूल क्या होगा? कम होगा, तो वेपर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वेपर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। इसकी दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecule is less। तो अगर मालिक्यूल के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? तो मोर वेपर बनेगा, देन मोर वेपर इज फॉर्म। और अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सो मोर वेपर प्रेशर इज फॉर्म। तो ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक खत्म हुआ। Let we discuss about Henry law. हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है ये भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक बीकर है, उसका वॉल्यूम V1 है, इसमें एयर है। और कोई दूसरा बीकर हमारे पास है जिसमें वाटर है, उसका वॉल्यूम V2 है। और इन दोनों को हमें क्या करना है? मिक्स करना है। तो हम जब मिक्स करेंगे तो ये जो एयर होगा ये वाटर के अंदर आएगा, जिसका नाम क्या होगा? एरिएटेड वाटर।
और ये रिएक्शन आप जो देख रहे हैं इसका वॉल्यूम इमेजिन करिए V3 है। तो ये आपके पास है V1 प्लस V2, ये ग्रेटर देन क्या V3 है, ये ऐसा कुछ है। ये ज़्यादा है और इस ज़्यादा को हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम में ट्रांसफ़र करना है। तो जाहिर सी बात है जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो गैस है वो वाटर में क्या होगा, सॉल्बिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्बिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी। तो अब हमारे पास इमेजिन करने कुछ ऐसा केस है, जैसे ये है V1 प्लस V2, हमें कहाँ जाना है, V3 के पास जाना है, इस वॉल्यूम के पास जाना है। तो आपको करना क्या होगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे ये जो हमारी एयर है वो वाटर में डिजॉल्व होगी। तो इसका मतलब क्या मिला कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its pressure, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इसी का नाम क्या है, हेनरी लॉ। यही है हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ को दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इक्वल टू क्या है, K X। यहाँ ये जो P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, और KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो हेनरी लॉ को हम दूसरे फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to its mole fraction। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है, रियली में ये इसमें सॉल्बिलिटी का काम कर रहा है, एक्ट एज सॉल्बिलिटी।
एक्स एच सॉल्युबिलिटी। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, एयर किस में डिजॉल्व हो रही है, वाटर में। तो एयर में जो वाटर में जो एयर की हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो किससे चेक कर रहे हैं, हेनरी लॉ से चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हेनरी लॉ था। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा। अब आप ये देखिएगा, आप फार्मूले में क्या है, P = KH एक्स है। तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। और KH अगर बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन उस गैस का घट गया जो गैस पानी में डिजॉल्व है। और अगर उस गैस का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो याद रखिएगा वो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन के डिक्रीज होने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिसकी वजह से जो होगा, पानी में जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, सफोकेशन फील करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो है डेथ भी हो सकती है। तो वो याद रखिएगा, इसी हेनरी लॉ के बेस पे बताया जाता है। एक बार फिर से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा। मोल फ्रैक्शन किसका घटेगा, उस गैस की जो उस पानी में डिजॉल्व है। और अगर वो मोल फ्रैक्शन उस पानी में घट रहा है उस गैस का, तो उसका क्या होगा, अपना पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है उस गैस का अमाउंट पानी में कम हो जाएगा। और पानी में कम होने का मतलब जो भी एक्वाटिक एनिमल होंगे वो सफोकेशन फील करेंगे, और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है अगर ये चीज़ें कंटिन्यूस मेंटेन रहें। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।